वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 174 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 174 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ये सारे के सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। 2024 की टाइम मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से किस या किन भारतीय कंपनी या कंपनियों को शामिल किया गया है? बताइए। 2024 की टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए, 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की तीनों कंपनी शामिल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो तीन भारतीय कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। और यह वार्षिक टाइम मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों का चौथा संस्करण है। ठीक है, चौथा संस्करण है। पहला संस्करण वर्ष 2021 में अमेरिकन अमेरिकन टाइम पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ष 2024 की टाइम मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में दूसरी बार शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या टाटा ग्रुप। 2024 में तीन को शामिल किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप। लेकिन 2021 से 24 तक, पहला 21 में थी कंपनियों के मामले में टाइम मैगजीन, और अब हो गई 24। तो दूसरी बार, ये दो बार हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वर्ष 2021 में रिलायंस की सहायक कंपनी जियो को शामिल किया गया था। तो सी आंसर हो जाएगा। और सीधा सीधा प्रश्न इस तरह से कर ले। टाइम मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 2021 में प्रकाशित हुई थी। बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 2024 में तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? बजरंग पुनिया, तेजल राजेंद्र साल्वे, माया विश्नोई, कुमुद सैनी। देखिए, इनको तो एलिमिनेट कर दिया, तो रेसलर हैं। यहाँ बात हो रही है तीरंदाजी की। तो 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है कुमुद सैनी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो वर्ष 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुई? दक्षिण कोरिया के सुवोन में। और व्यक्तिगत महिला कंपाउंड स्पर्धा में कुमुद सैनी ने स्वर्ण पदक जीता। और प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजों ने कितने पदक जीते? 5 पदक जीते हैं। एक स्वर्ण जो कुमुद सैनी ने जीता, 2 रजत हैं और 2 कांस्य पदक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सुबोन नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता इसमें हुई है वर्ष 2024 में। सुबोन है दक्षिण कोरिया में। ए है इसका आंसर। तो दक्षिण कोरिया का सुवोन वर्ष 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता आयोजित करने को लेकर चर्चा में रहा। करने या कराने को लेकर चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर ए जी टे जॉन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? 1945 में जन्म हुआ, 2024 में इनका हाल ही में निधन हो गया। क्या थे ये? पूर्व इसरो वैज्ञानिक, पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक, भारतीय जीव विज्ञानी, भारतीय लेखक। ये थे भारतीय जीव विज्ञानी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी। वे प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी थे। डॉक्टर ए जे टी जॉन सिंह तमिलनाडु राज्य से थे। ए जे टी में अगर पूरा नाम पूछ ले तो असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, जिन्हें ए जे टी जॉन सिंह के नाम से भी जाना जाता है।
और एक चीज और, भारतीय वन्य जीव संस्थान का जो मुख्यालय है वो पूछ ले तो उत्तराखंड के देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा कितने अंतराल में करता है? हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने वक्तव्य दिया था शुक्रवार को। तो प्रत्येक 2 महीने में करता है ये। हर 3 महीने को हटा दीजिए, 1 साल को हटा दीजिए, 6 महीने को हटा दीजिए। ठीक है, आरबीआई की मीटिंग थी हाल ही में फ्राइडे को, जिसमें गवर्नर बोलते हैं 35 से 45 मिनट। तो हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को लगातार 8वीं बार 6.5% पर, ठीक है, अपरिवर्तित रहा, नो चेंज रहा, जिसकी वजह से बाजार ने रैली भी की 1 से 1.5% की, शेयर मार्केट ने। तो भारतीय रिजर्व बैंक की नीति रेपो दर आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति तय करती है, इसको याद रखिएगा। और वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? 6.5% है। वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात क्या है? 4.5% है। वर्तमान वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? 18% है। इनको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 6 जून 2024 को जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारत के लिए किसने पहला स्वर्ण पदक जीता? पहला पदक जीता। अभिनव बिंद्रा, सरबजोत सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अपूर्वी चंदेला। किसने जीता है? सरबजोत सिंह। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 6 जून 2024 को सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारत के लिए पहला पदक जीता। और ये जो ISSF है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप, 31 मई से लेकर 8 जून 2024 तक आयोजित किया गया, यानी कल तक, सैटरडे तक। सरबजोत सिंह को स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है, पहला पदक मिला और स्वर्ण पदक मिला है। और फाइनल में इन्होंने 242.7 अंक अर्जित कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और स्विफ्ट कौर समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए दूसरा पदक जीता, वो है कांस्य पदक। तो इम्पोर्टेंट यही नेम है, इसको याद रखिएगा। सरबजोत सिंह स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ ISSF का मुख्यालय कहाँ पर है? जर्मनी के म्यूनिख में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? गगन नारंग, सरबजोत सिंह, मनु भाकर, हिना सिद्धू। सरबजोत सिंह, इस तरह के मतलब प्रश्न पूछने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है। भारतीय रेसलर नहीं है ये, भारतीय धावक नहीं है, भारतीय फुटबॉलर नहीं है, यह है भारतीय निशानेबाज। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय निशानेबाजों में अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, जीतू राय, राज्यवर्धन सिंह राठौर, विजय कुमार, गगन नारंग, अपूर्वी चंदेला, रोजन सोडी, अंजलि भागवत, हिना सिद्धू, श्रेयसी सिंह, मनु भाकर, अनीसा सैयद, राही और सरबजोत सिंह, जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है ISSF में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन किन देशों ने शुरू किया है हाल ही में? भारत के साथ चीन तो हो नहीं सकता, इसको एलिमिनेट कर दो। बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन 2024 शुरू किया है भारत ने, जापान ने, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने एक बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया है। गठबंधन की पहली बैठक दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स प्रदर्शनी वायो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डियागो में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में वायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन, जिसका भारत एक सदस्य है, कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? सैन डिएगो, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी।
सैन डियागो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अच्छा, बायोफार्मास्यूटिकल्स है क्या? बायोफार्मास्यूटिकल्स एक प्रकार की चिकित्सा दवा है जो जैव प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके किसी जीवित प्राणी के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्मजीवों, जानवरों के तरल पदार्थ या आनुवंशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करके बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 2024 समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी। कहाँ आयोजित हुई है ये? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की मंत्री स्तरीय बैठक सिंगापुर में। भारत के प्रधानमंत्री भी गए इसमें। ए है इसका आंसर। तो 5 से 6 जून 2024 को सिंगापुर में आयोजित हुई। और समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के सदस्य अगर पूछ ले तो 14 देश सदस्य हैं इसके। संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, ठीक है, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? देखिए, 5 तो है इसमें परमानेंट मेंबर और 10 हैं इसमें नॉन परमानेंट। टोटल है इसमें 15। ये तो फिक्स रहते हैं, बाकी इनको 2 साल के अंतराल में जो है चुना जाता है। किस किस को चुना गया है इस बार? भारत को तो ऑलरेडी चुन लिया गया था। इस बार चुना गया है पाकिस्तान को, सोमालिया को, पनामा को, डेनमार्क को और ग्रीस को। ग्रीस यानी यूनान को। इंग्लिश में ग्रीस लिखते हैं, हिंदी में यूनान लिखते हैं, एक ही देश के दो नाम। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान को, सोमालिया को, पनामा को, डेनमार्क को और यूनान यानी ग्रीस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। उन्हें 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और भी निकल सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? तो कुल 15 सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। और 10 हैं गैर अस्थायी सदस्य जो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। एक प्रश्न और यहाँ इंपॉर्टेंट बन सकता है। भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा? तो 8 बार रहा। कितनी बार? 8 बार। 1950-51 में, 67-68 में, 72-73 में, 77-78 में, 1984-85 में, 91-92 में, 2011-2012 में और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2021-22 में रहा अंतिम बार। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित होने वाली भारत की 81वीं आर्द्रभूमि कौन सी है? अभी तक भारत के रामसर स्थल में 80 साइट्स थीं, अभी 2 और नई जुड़ गई हैं, तो कुल मिलाकर जो नंबर है वो 82 हो गया है। इम्पोर्टेंट है 81वां कौन सा और 82वां कौन सा, तो उसी से रिलेट करके पूछ रहा है। 81वीं आर्द्रभूमि कौन सी है? सुर सरोवर नहीं है, चिल्का झील तो सबसे पहली है, सरसई नावर नहीं है, यह है बिहार की नागी पक्षी अभ्यारण्य। बिहार का नागी पक्षी अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर बी। और 82वां भी बिहार का ही है। तो रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित होने वाली भारत की 81वीं आर्द्रभूमि कौन सी है? नागी पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार के जमुई जिले में स्थित है। और रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित होने वाली 82 आर्द्रभूमि वो है नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में। तो दोनों बिहार के हैं ये 81-82। बिहार का जमुई जिला, दोनों के दोनों। एक है नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। याद करने में भी आसान ही रहेगा। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया है या अधिसूचित किया है। और दोनों स्थल मानव निर्मित हैं। ठीक है। और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं।
रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में अब 3 आर्द्रभूमि स्थल हैं। कितने? 3 आर्द्रभूमि स्थल। सबसे ज़्यादा किस में है? तमिलनाडु में 16, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10, और देश भर में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 82 हो गई है। अभी तक सही उत्तर क्या होता था? 80 होता था, अब क्या हो गया है? 82। इससे रिलेट करते हुए कुछ प्रश्न एग्जाम में अगर पूछ लिए जाएं तो रामसर सम्मेलन के अंतर्गत किस राज्य में अधिकतम संख्या में आर्द्रभूमि स्थल हैं? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 16 स्थल, उसके बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का 10 स्थल। रामसर सम्मेलन के तहत बिहार की कितनी आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? तो 3। बेगूसराय जिले में काम्बर झील 2020 में, और जमुई जिले में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य अभी वर्ष 2024 में। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष की जो थीम है वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो ये 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर अब लगातार फोकस करेंगे। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।